हेलो दोस्तों, गेट स्पेयर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग गेट के लिए स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम लोग चूज़ किए हैं वो सब्जेक्ट है नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नेटवर्क सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। तो पहले नेटवर्क सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और नेटवर्क सब्जेक्ट में हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले एकदम जो है जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनर बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ में स्टेप बाय स्टेप करके बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बाद जो कुछ डीपीपी है उनको भी सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ही सभी सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो नेटवर्क सब्जेक्ट है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक पार्ट से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये बेसिक पढ़ेंगे पहले। उसके बाद जो है हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे सेकंड में। एंड थर्ड जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखेंगे ट्रांजिएंट रिस्पांस। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ में ये स्टेडी स्टेट एनालिसिस, एसी एनालिसिस। एंड उसके बाद देखेंगे हम लोग नहीं पहले हम लोग अ, या तो यस, फर्स्ट में हम लोग बेसिक देखेंगे। उसके बाद जो है सेकंड में नेटवर्क थ्योरम देखेंगे। उसके बाद थर्ड में ट्रांजिएंट रिस्पांस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टू पोर्ट नेटवर्क, ये चौथा टू पोर्ट नेटवर्क देखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में होगा, उसके बाद जो है पांचवा हम लोग देखेंगे स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। और उसके बाद फिर देखेंगे फिल्टर्स एंड मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, सेवन में हम लोग ये देखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग जो है ये टोटल कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक्स है ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और क्या है कि बेसिक इसीलिए देखते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो है जानकारी होना चाहिए। वो हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या फंडामेंटल जो चीज़ होती है, सर्किट कैसे समझते हैं, सर्किट को देख के कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें कौन सा नेटवर्क, कौन सा एलिमेंट लगा होता है, कौन सा पैरामीटर लगा होता है। ठीक है, जैसे डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ये सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है। तो सर्किट देख के ही आपको एनालाइज करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है नेटवर्क, ठीक है, ये सब्जेक्ट काफ़ी वैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल भी इजी करके पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द बेसिक से, इसीलिए फ्रॉम द बेसिक से। और एक बार ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो फिर दूसरा सब्जेक्ट को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ फंडामेंटल जैसे टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ये सभी जानेंगे कि ठीक है, सबसे पहले कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इट कैपेबल ऑफ जेनरेटिंग एनर्जी। ठीक है, एक्टिव एनर्जी क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, सो ये कैपेबल होता है जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने के लिए। एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ये एनर्जी जनरेट करने में कैपेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है, एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, इट्स डिलीवर पावर। ठीक है, टू द सर्किट, सर्किट में कोई तो पावर देने वाला होना चाहिए। तो जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो सर्किट में पावर देता है। एंड जो पैसिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब पावर करता है फ्रॉम द सर्किट। तो ये पावर प्रोड्यूस करता है और ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को। और जो पैसिव एलिमेंट होता है वो डज नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, वो कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट ही कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को। उसके बाद क्या है, कैपेबल टू प्रोवाइड द पावर गेन, जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जो है पावर गेन करने के लिए कैपेबल होता है, गेन करने के लिए। ठीक है, बट जो पैसिव एलिमेंट होता है इट डज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड द पावर गेन।
ठीक है, ये कैपेबल नहीं होता है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में बोले कि क्योंकि ये ना इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज एक्टिव व्हाट इज पैसिव एलिमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं सब चीज को हम लोग सर्किट में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्टिव एलिमेंट में जो आ जाता है जैसे जनरेटर या जो बैटरीज है, ठीक है, ये बैटरीज क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन भी हम लोग यूज भी देखेंगे जो मैंने बताया था एनालॉग सर्किट में। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये आपका एक्टिव एलिमेंट हो गया, एंड द एक्टिव एलिमेंट्स जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द एक्टिव एलिमेंट्स जितने हैं सब के सब, ठीक है। और जो पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, जैसे रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया एंड इंडक्टर हो गया, एंड जितने भी पैसिव एलिमेंट है सब के सब जो है ये जो है पैसिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, रेसिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर ये सब। तो सबसे पहला हमारा यही था कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होता है, तो ये सब बेसिक टर्म है जो कि समझना जरूरी है, ठीक है, ये सारे सर्किट में लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यस, नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूनिलेटरल सर्किट होते हैं, यूनिलेटरल ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज करने से सर्किट में कोई सर्किट के प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आ जाए, उसको बाइलेटरल बोलते हैं। और जो यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल में क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट चेंजेस विथ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो जैसे कि आप डायोड एग्जांपल के रूप में आप जानते भी है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, तो नाम से यूनिलेटरल दैट मीन्स यूनी डायरेक्शनल। और जो बाइलेटरल मीन्स जिसके चेंज करने से जिस मतलब सप्लाई ऑफ वोल्टेज या करंट उसको चेंज करने से सर्किट में के प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड द वोल्टेज करंट रिलेशन इज सेम फॉर द करंट फ्लोइंग इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है। एंड इन द यूनिलेटरल in unilateral element has a different relation between voltage and current, ठीक है, because ये unilateral है and for the two possible directions of the current। तो एग्जांपल के रूप में जैसे बायलेटरल किसको बोलेंगे, तो जो बायलेटरल होते हैं वो हाई कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो बायलेटरल होते हैं। और जो यूनिलेटरल है वो क्या है, सिलिकॉन डायोड, जैसे मैंने कहा था जो डायोड होते हैं यूनिलेटरल, एंड जो मेटल रेक्टिफायर्स होते हैं ये सब के सब यूनिलेटरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है दैट इज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब इंटरव्यू में भी कितना बार पूछते हैं, एंड ये सब टर्मोलॉजी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सो लम्प्ड पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जैसे आप लोग सुने भी होंगे, तो द एलिमेंट विच आर separated physically are known as lumped element, and distributed element are those which are not separated, which are not separable for एनालिटिकल पर्पसेस, ठीक है, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो लम्प्ड वो हुआ कि द एलिमेंट विच आर सेपरेटेड फिजिकली, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली उसको हम लम्प्ड पैरामीटर बोलते हैं या लम्प्ड एलिमेंट बोलते हैं। एंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आर दोज which are not separable for the analytical purposes, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि जो रेसिस्टर एंड कैपेसिटर इंडक्टर इस सब को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा लम्प्ड पैरामीटर हो गया, ठीक है। और जो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है विच हैज डिस्ट्रीब्यूटेड रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस along with its length, तो ये हम लोग देखेंगे ईएमटी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वहां पे ये एग्जांपल देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन लाइन जो है वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिसमें रेसिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। आई थिंक सम हाइड हो गया होगा, ओके। तो ये देखिए, ठीक है, इस वाले में ये है। और जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो हाइड हो गया होगा उस टाइम पे। और फर्स्ट वाले में ये है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में। तो ये आप देख लीजिए पैसिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद
बायलेटरल, यूनिलेटरल, उसके बाद लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब काफी बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, सबसे पहले जो द एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है, सो द एलिमेंट which will be a linear relationship between voltage and current, ठीक है, वैसा एलिमेंट, ठीक है, जिसका रिलेशन लीनियर हो वोल्टेज और करंट में, जैसे कि रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जो लीनियर एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ये जो है ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, ठीक है। एंड जो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, नॉन लीनियर सर्किट होते हैं, सो दे विल नॉट हैव एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड ट्रांसफार्मर हो गया, आयरन कोर इंडक्टर्स, ये सब, एंड ये इट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और उसमें वोल्टेज और करंट में जो है कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं होगा। और जो लीनियर एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, और उसमें वोल्टेज और जो करंट में एक लीनियर रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीका से हम लोग इसको समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग बेसिक टर्म्स में जैसे कि हम लोग देखेंगे रेसिस्टर, ठीक है। रेसिस्टर क्या होता है, तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेसिस्टर, मतलब बेसिक जितना टर्मिनोलॉजी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, एक बार रिवाइज हो जाए, बेसिकली रिवीजन के लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो रेसिस्टर क्या होता है, द रेसिस्टर use as the circuit elements to model the current resisting behavior of the material, ठीक है। that means the resistor use as circuit element to model the current resisting behavior of the material, ठीक है। वो करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं। For the purpose of the constructing circuits, resistors are usually made from metallic alloys एंड कार्बन कंपोनेंट्स। तो जो भी रेसिस्टर होते हैं, ठीक है, वो रेसिस्टर बनते हैं किससे, यूजुअली मेड फ्रॉम द मेटेलिक एलॉयज, मिला करके मेटेलिक एलॉय से बनते हैं एंड कार्बन कंपोनेंट से बनते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर ए रेसिस्टर इज नोन एज ओम्स लॉ। हम लोग जानते हैं कि जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन दिया गया है, ठीक है, वो रेसिस्टर के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ये हो गया रेसिस्टर। अब जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम लोग नेटवर्क भी बोलते हैं और सब्जेक्ट ही यही है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, या व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको नेटवर्क क्या होता है ये, देखिए, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें इंटरकनेक्शन होता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट से, जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक, charge is an electrical property of atomic particles of which matter consist measured in coulomb, ठीक है, जिसको हम लोग क्या मेजर करते हैं कूलम में, ठीक है। फोर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है, चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एंड कूलम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। तो कूलम जो है बेसिकली यूनिट ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है। तो हम लोग हमेशा चार्ज जो है छोटे यूनिट में मेजर करते हैं। तो अगर एक कूलम की बात करें, एक कूलम चार्ज कितने के बराबर होते हैं, ठीक है। एक कूलम जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में, तो 1/10
1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो 6.24 इंटू 10⁻18 इतना जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कूलम्ब के अंदर इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, छोटे यूनिट में जो है मतलब चार्ज जो है बहुत ही कम या निग्लिजिबल, मतलब इस तरीक़ा से नॉर्मली जो है चार्ज जो है रिप्रेजेंट किया जाता है पिको कूलम, नैनो कूलम एंड माइक्रो कूलम में। तो ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाने में और जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो एक मिली कूलम, एम स्मॉल एम सी का मतलब एक मिली कूलम जो है 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलम 10⁻⁻6, एक नैनो कूलम 10⁻⁻9 और एक पिको, पिको मतलब 10⁻12 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काफ़ी मदद मिलती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज। पहले हम लोग रेसिस्टर देखे और नेक्स्ट क्या है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है देखिए, वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिकल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द एनर्जी और वर्क नीडेड टू मूव, ठीक है, ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वोल्टेज क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें दो पॉइंट के बीच में जो है एक तरह का एनर्जी होता है या वर्क होता है मूव करने के लिए यूनिट चार्ज को, जैसे कि ए से बी तक, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। सो वोल्टेज भी ए बी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू होता है। ये वोल्टेज जैसे कि यूनिट कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेने में ले जाने में कितना वर्क हुआ, ठीक है, ये हमारे क्या होता है वोल्टेज। सो वी ए बी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, और ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू भी, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है। और तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। उसके बाद है पावर, ठीक है। तो पावर क्या होता है, ठीक है। पावर क्या होता है देखिए, पावर इज द टाइम rate of expanding or absorbing energy measured in watts. So power is the time rate of expanding or absorbing energy, ठीक है। तो जो पावर होता है वो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, हम लोग पावर के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा और देखेंगे तो पावर जो है, पावर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसको फर्दर हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू एंड डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये जो होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, यही हो जाता है हमारा वोल्टेज, जैसे पीछे पीछे वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे। और डी क्यू अपॉन डी टी यही तो करंट होता है। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये हम लोग सुने होंगे कि पावर का जो फार्मूला होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब है पैसिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो पैसिव साइन कन्वेंशन इज satisfied when current enters through the passive terminal of an electrical of an element and the p is equal to प्लस v इंटू आई। अभी समझाते हैं कि प्लस v इंटू आई क्या होता है। तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। एंड इफ द करंट इंटर्स थ्रू द निगेटिव टर्मिनल देन जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस v इंटू आई, ठीक है। ये देखिए पावर का जो हम लोग फार्मूला देखे v इंटू आई, वो एक्चुअल में v इंटू आई कभी हम लोग नहीं लिखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे हो रहा है, मतलब करंट जो है इंटर्स थ्रू पैसिव एलिमेंट, ठीक है। करंट इंटर्स थ्रू पैसिव एलिमेंट या पैसिव टर्मिनल, पैसिव एलिमेंट टर्मिनल, देन जो हम लोग पावर यूज करेंगे वी इंटू आई। और अगर जो है करंट इंटर करता है थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल देन पावर माइनस वी इंटू आई होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू पावर सप्लाई हमेशा होना चाहिए। मतलब पावर जितना एब्जॉर्ब करे, पावर जितना सप्लाई करेगा उतना ही पावर एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक है, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल से जो है हम लोग जब समझते हैं कि कैसे हम लोग पावर को लिखते हैं। तो पावर के केस में हमेशा जो है जनरली एक ही फार्मूला ऐसे देखते हैं हम लोग, वी इंटू आई होता है। बट
हम कब भी इंटू आई बोलेंगे, कब माइनस भी इंटू आई बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये हमारा एक रेसिस्टर है, ठीक है, इसका इसके क्रॉस वोल्टेज बी है, इसमें आने वाला करंट आई है, तो पावर भी इंटू आई, यहाँ पे ये डिसिपेट करेगा एनर्जी, एनर्जी क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पावर जो हो रहा है वो पावर क्या है, भी इंटू आई, ठीक है। और इस वाले केस में क्या है, कैपेसिटर के केस में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वीसी है, करंट आई है, तो जो पावर होगा वो वी सी इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब देखिए मैं 4 केस लिया हूँ, जैसे कि सबसे पहला केस ये है कि एक हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, सर्किट है, और अगर हमें ये ऐसा प्लस और ये ऐसा माइनस दिख रहा है, ठीक है, और करंट अगर प्लस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, करंट अगर प्लस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो वी इंटू आई हो जाएगा पावर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी को आप ऐसे देखें कि करंट ऐसे नहीं जा करके, अगर करंट ऐसे नहीं जा करके वापस माइनस टर्मिनल में माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, ये हमारा सेकंड है। देखिए प्लस में नहीं इंटर करके अगर माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो करंट अगर माइनस टर्मिनल से इंटर करेगा तो पावर इस केस में माइनस भी इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन इधर ही नहीं होगा, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है। तो थर्ड केस हमारा ये है कि अगर ऐसे इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, बट करंट इंटर किस में कर रहा है, प्लस बी इंटू आई, ठीक है। तो प्लस बी इंटू आई में इंटर कर रहा है, अगर प्लस भी में इंटर प्लस टर्मिनल में इंटर कर रहा है, तो जो पावर हो जाएगा वो भी इंटू आई हो जाएगा हमेशा। और इसी तरीका से चौथा केस देखिए, अगर माइनस टर्मिनल में इंटर कर रहा है इस तरीका से, तो पावर जो हो जाएगा माइनस भी इंटू आई, ठीक है। तो हम लोग इस तरीका से कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, और साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि रेसिस्टर या कैपेसिटर में जब भी करंट ऐसे जाता है, तो यहाँ पे जो है प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, हमेशा जब भी इंटर कर रहा है रेसिस्टर में, तो यहाँ प्लस और इधर माइनस होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेसिक टर्म, बेसिक जो हम लोग देखे। और अब यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब लोग हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए जरा, जो भी चीज़ अभी हम लोग जो भी चीज़ अभी तक पढ़े उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है। देखिए, द टोटल चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय, ठीक है, गिवन क्या है, टोटल चार्ज, कितना चार्ज है, 5t इंटू साइन 4 पाई टी मिली कुलम, ठीक है। इतना चार्ज इंटर कर रहा है थ्रू ए टर्मिनल, सो कैलकुलेट द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो एट टाइम लाइक 0.5 सेकेंड पे हमें क्या निकालना है, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, करंट कैलकुलेट करना है एट 0.5 सेकेंड पे। तो अभी हम लोग जाने ये जो करंट का जो इक्वेशन होता है, करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट आई इज इक्वल टू, दैट मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। हम लोग देखे थे अभी जो करंट का फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी और चार्ज का वैल्यू क्या है, 5t इंटू साइन 4 पाई टी, एंड मिली का मतलब 10 के पावर -3, ठीक है, अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 एंड 10 के पावर -3, और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 के पावर -3 बाहर आ गया। अब जो है डी इंटू टी इंटू साइन 4 पाई टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो क्या आया है, दैट इज 5 इंटू 10 के पावर -3 इंटू, हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी इंटू साइन ऑफ 4 पाई टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी टी। तो देखिए ये तो हम हो गया 5 इंटू 10 के पावर -3। अब इसको हम लोग जो है ये हमारा क्या है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है,
एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टी को पहले u इंटू वी के टर्म्स में तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू दूसरा टर्म कांस्टेंट रहेगा इंटू साइन ऑफ दैट इज 4 पाई टी, ठीक है। एंड प्लस टी को एज इट इज रखेंगे एंड दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 पाई टी इंटू फिर साइन के आगे जो टर्म्स है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीका से। सो 5 इंटू 10⁻³ इंटू, अब यहाँ पे जो हमारा टाइम है, जो टाइम मेंशन किया गया है कि टाइम लाइक 0.2 सेकेंड, ओके। टाइम जो मेंशन है 0.5 सेकेंड, सॉरी 0.5 सेकेंड। जी 0.5 सेकेंड। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 0.5 का मतलब 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो हमें करंट का वैल्यू निकालना है 1/2 सेकेंड में कितना होगा, तो हम लोग टाइम का वैल्यू रखेंगे। तो 1 इंटू साइन, ये हो गया 4 पाई इंटू टाइम 1/2, ठीक है। एंड प्लस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 4 पाई। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो साइन 2 पाई का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और इस वाले केस में ये 2 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 पाई, तो कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कॉस 2 पाई का वैल्यू ये 1 हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻³ इंटू ये तो 0 हो गया एंड प्लस इधर वाले टर्म्स में ये आपका ये 1 हो जाएगा, मतलब कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से तो 2 इंटू पाई दैट इज 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई हो गया तो ये हो गया कितना, 0 + 2 पाई 2 पाई हो गया। तो 5×2 = 10 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 और ये हो गया मिली एम्पियर, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, करंट, ठीक है। तो इस तरीका से ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इतना करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द टोटल चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय, चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज इंटर कर रहा है एक टर्मिनल में, 10 - 10 e⁻²t इतना मिलीकुलम चार्ज इंटर कर रहा है, ठीक है, किसी टर्मिनल में। सो कैलकुलेट द करंट एट t = 0.5 सेकेंड, ठीक है। इसमें भी करंट का ही वैल्यू निकालना है और इसमें भी टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड का मतलब 1/2 सेकेंड के ही। तो इसमें भी करंट का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला वो क्या होता है, dq/dt। इस वाले केस में d और ये जो वैल्यू रखेंगे दैट इज 10 - 10 e⁻²t, ये आपका मिली कुलम्ब में डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला टर्म कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा एंड -10 इंटू
ई टू दी पावर माइनस टू टी का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर माइनस टू टी इंटू माइनस टू हो जाएगा अगेन इंटू 10 के पावर माइनस थ्री कूलम, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 ई टू दी पावर माइनस टू टी एंड 10 के पावर माइनस थ्री कूलम, ठीक है। ये हो गया 20 ई टू द पावर माइनस टू टी 10 के पावर माइनस थ्री। अब हमें टाइम जो है, टाइम जो गिवन है, ठीक है, तो जो टाइम गिवन है दैट इज 1/2 सेकेंड। तो हमारे पास जो आया है दैट इज 20 ई टू द पावर माइनस टू टी, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस थ्री, इतना है, ठीक है। अब ये एम्पियर में हो जाएगा क्योंकि हमने उसको सॉल्व किया है, तो अब ये कूलम नहीं रहेगा। पिछले वाले स्लाइड में मैंने कूलम लिख दिया जो दो जगह, तो यूनिट जो है अब इसका कूलम नहीं रहेगा, अब करंट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ठीक है, चलिए, ठीक है। तो 1/2 पुट करेंगे क्या होगा, स्लाइड, ये हो जाएगा 20 इंटू ई टू दी पावर माइनस टू इंटू 1/2, टाइम रख देंगे तो 10 की पावर माइनस थ्री एम्पियर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू और ये टू कट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 इंटू ई टू दी पावर माइनस वन इंटू 10 के पावर माइनस थ्री एम्पियर। अब ये है कि ई टू दी पावर माइनस वन का मतलब क्या होगा, 1/e, ठीक है। 1/e का वैल्यू क्या होता है, देखिए, अगर आप लोग के पास मोबाइल होगा, हाँ, तो हम लोग जो है मोबाइल से यूज करेंगे निकालना, ठीक है। दैट मीन्स कैलकुलेटर का यूज करेंगे मोबाइल से, आई थिंक एक बार मैं देखता हूँ वीडियो, हाँ ठीक है। देखिए, जैसे कि हमें 1/e का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मोबाइल में आप लोग देखेंगे ये जो है ऐसे करके 1 एंड डिवाइडेड बाय ई है, ठीक है। ई करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है इतना, ठीक है, लाइक 0.36 या 0.366 बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.366, ठीक है। मोबाइल को यूज करना है, ठीक है। देखिए, जब आप, अच्छा पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। दैट इज 20 इंटू, ये हो जाएगा 0.366 इंटू 10 टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लाइक ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6×2 = 12 के 2 हासिल 1, 6×2 के 2 हासिल 1, 6×2 के 13 के 3 हासिल 1, 3×2 = 6, 1 7, ठीक है, इतना हो गया। और 3 अंक के बाद है गुने 10, हो गया 0 पॉइंट, डेसिमल यहाँ पे 3 पीछे है तो इतना इंटू 10 के पावर माइनस थ्री। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.32 हो जाएगा, एंड मिली एम्पियर आप कह सकते हैं, ये 10 के पावर माइनस थ्री। तो करंट का वैल्यू जो है इतना मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेटर का यूज आप नहीं करेंगे तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है ईडीसी, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटर का यूज करने आना चाहिए, और गेट के एग्जाम में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर दिया रहता है, ठीक है। तो बिना कैलकुलेटर का आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम टेकन भी होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो बिल्कुल कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है। इससे आसानी भी पड़ेगा और सीखना है कि कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है, ठीक है। यूज करना ही है कैलकुलेटर को, और अच्छे तरीका से यूज करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई, ई का वैल्यू कैसे पुट करना है, ये सारा कुछ कैलकुलेटर में सीखना है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट आई दिया हुआ है कि जब टाइम 0 से 1 सेकेंड था तो उस टाइम 2 एम्पियर करंट है, और जब मोर देन 1, जैसे कि 1 से ज़्यादा हुआ तो उस टाइम 2t स्क्वायर एम्पियर करंट हो गया। सो कैलकुलेट द चार्ज इंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड, ठीक है। इसमें चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। हम लोग एक ही फार्मूला भी यूज कर रहे हैं, करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, एकदम बेसिक से हम लोग यूज करेंगे, बेसिक से देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके, केवल बेसिक ही नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट का जो है पी वाई क्यू भी सॉल्व, ये डी पी पी भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे गेट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू करेंट आई इंटू डी टी, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ करेंट आई इंटू डी टी, ठीक है। हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है। तो क्या है कि जब टाइम का वैल्यू 0 से 1 है, जब टाइम 0 से 1 है उस टाइम जो है जो करंट का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, तो 2 इंटू डी टी हो जाएगा एन प्लस, जब हमें कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 2 तक, यहाँ देखिए 0 से लेके 2 तक, तो 0 से 1 तक हो गए, एंड 1 से जब 2, 0 से 2 का मतलब 1 ग्रेटर देन, लाइक 1 ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब 1 से लेके 2 तक, तो ये हमारा उस टाइम क्या हो जाएगा, 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, उस केस में लिमिट जो है फ्रॉम 0 से लेके 1, एंड प्लस ये हो गया 2, एंड टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 के पावर 3/3 हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 1 से लेके 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 अपर लिमिट 1 माइनस 0 लोअर लिमिट, एंड प्लस ये हो जाएगा कितना, 2/3। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे में एन प्लस 2/3 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 दूना 14/3, ये क्या हो गया, 3 दूना 6, 14 6, और ये हो गया 20/3, ठीक है। 20/3 का मतलब कितना हो गया, 36 18, लाइक 20/3, सो 36 18, फिर 18 19 20 20, फिर 6.66, ऐसे करके 667, ये हो जाएगा, इतना कूलम जो है ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू जो है 6.667 कूलम जो हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। आई थिंक ये हाइड है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ओके। तो ये है, ठीक है, मैंने ये निकाला है, यह सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो एन एनर्जी सोर्स फोर्सेस ए कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। 2 एम्पियर करंट फॉर 2 सेकेंड के लिए, फोर मतलब जो है दिया जाता है टू फ्लो थ्रू ए लाइट बल्ब, ठीक है। इफ 2.3 किलो जूल इज गिवन ऑफ, 2.3 किलो जूल इज गिवन ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट and heat energy, so calculate the voltage drop across the bulb, ठीक है। इस बल्ब के क्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो निकालना है। अगर 2.3 किलो जूल एनर्जी जो है वो बाहर निकलता है इससे, ठीक है, 2.3 किलो जूल एनर्जी जो है बाहर निकलता है, तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है इस बल्ब के अंदर, ठीक है। अगर करंट जो है 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर करंट कितना टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो देखिए जो W दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 2.3 किलो जूल
एक सेकंड रुकिए, हाइड हो गया होगा, हाँ ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन ये है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जो एक फार्मूला देखे थे, जो, देखिए, या एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। हम लोग जो फार्मूला देखे थे एनर्जी, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एनर्जी है। स्लाइड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए, इतना किलो जूल जो है, इतना किलो जूल एनर्जी जो है ऑफ हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी जो दिया हुआ है वो कितना है, 2.3 किलो जूल एनर्जी दिया हुआ है। इतना एनर्जी इधर से निकल रहा है, और जो करंट का वैल्यू है कितना है, वो 2 एम्पियर, और कितना देर के लिए, जो टाइम है वो है 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो फार्मूला देखे थे, ठीक है, एनर्जी का फार्मूला वो Q इंटू वी, ठीक है। तो एक जो होता है Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, Q इज इक्वल टू आई टी। और एक और फार्मूला जो हम लोग देखे थे, वो क्या फार्मूला था, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। सो एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज क्यू इंटू वी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या वोल्टेज फाइंड आउट करना है, एनर्जी के टर्म्स में वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, एनर्जी दिया हुआ है, वोल्टेज पूछ रहा है। सो वोल्टेज वी इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन क्यू, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्यू बराबर करंट दिया हुआ है कितना, 2 इंटू कितना, 10 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 20 कूलम, ठीक है। और एनर्जी कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.3 इंटू किलो, तो 10 के पावर 3 जूल इतना है, डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है, 20। तो इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कितना हो गया, 2.3 इंटू 1000, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 20। इसको हटाएंगे, ये हो गया, और एक और कट जाएगा, तो 230/2, तो ये हो जाएगा कितना, 115, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप 115 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 115 वोल्ट, ठीक है, जब इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लाइक नेक्स्ट, ये होमवर्क के रूप में है, ठीक है। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।